हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गणेश भाऊ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपके पास आएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और अब जब सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है, और वो जो सेंटेंस होता है वो कई वर्ड्स एंड कई शब्दों से मिलकर बना होता है। तो जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो वो जो उन शब्दों के जो नाम होते हैं वो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो देखिए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की आप क्या डेफिनेशन परिभाषा दे सकते हैं। तो देखिए, ए नेम given to a word based on its job is called parts of speech। परिभाषा देखिए, ए नेम यानी एक नाम, गिवन दिया जाता है, टू ए वर्ड एक शब्द को, बेस्ट जो आधारित होता है, ऑन इट्स जॉब इसके कार्य पर, इज कॉल्ड यानी कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। यानी सेंटेंस के अंदर जितने वर्ड होते हैं उन वर्ड्स को उनके कार्य के अनुसार जो नाम दिया जाता है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब देखिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इसके इंग्लिश में 8 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से 8 पार्ट हैं वो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो होता है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा पार्ट है वो होता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट है वो होता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया के नाम से जाना जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच का पांचवा जो पार्ट होता है वो होता है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो छठा पार्ट है वो कहलाता है प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सातवां पार्ट है वो कहलाता है कंजक्शन, जिसको हिंदी में समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव, आप इसको संयोजक के नाम से भी पुकार सकते हैं। और इसका जो आठवां पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो कहलाता है इंटरजेक्शन, यानी ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव भी आप इसको कह सकते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव। इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है नाउन यानी संज्ञा, दूसरा पार्ट प्रोनाउन यानी सर्वनाम, तीसरा पार्ट एडजेक्टिव यानी विशेषण, चौथा पार्ट वर्ब यानी क्रिया, पांचवा पार्ट एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, छठा पार्ट प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अवयव, और सातवां पार्ट होता है कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अवयव, और आठवां पार्ट कहलाता है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अवयव। ये 8 पार्ट होते हैं। अब हम इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है नाउन यानी संज्ञा, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि संज्ञा भी क्या होता है। नाउन यानी संज्ञा। तो ध्यान से देखिए, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा की हिंदी में परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा का मतलब इंग्लिश में जैसे परिभाषा की बात करें तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड
इसकी पूरी परिभाषा इसी एक सेंटेंस में छिपी हुई है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग का मतलब है नाम, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के सबके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट यानी स्थिति, है ना, क्वालिटी, अवस्था, इनके नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इंग्लिश में जो संज्ञा होती है उसके काइंड्स यानी प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ध्यान से देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। इंग्लिश में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो पार्ट होता है नाउन का वो कहलाता है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन का तीसरा जो पार्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा जो पार्ट होता है मैटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। मैटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और जो 5वां पार्ट होता है नाउन का वो होता है कलेक्टिव नाउन। इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा के ये 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अब इन 5 प्रकारों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला जो पार्ट है नाउन का वो है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है देखिए ध्यान से। पहला पार्ट नाउन का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है देखो, इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। इट इज द नेम, यह एक नाम होता है ऑफ ए पर्टिकुलर, मेन चीज ये इसमें विशेष, पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान और ए थिंग एक वस्तु। यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति, किसी भी प्लेस यानी स्थान और कोई भी थिंग यानी वस्तु, इनके नाम में कौन सी संज्ञा होती है? प्रॉपर नाउन। समझ गए आप? जैसे हम पर्सन की बात करें तो जैसे मैंने यहां पे लिखा कि राम, श्याम, रमेश, ये क्या हो गए? व्यक्ति के नाम हो गए। तो व्यक्ति के नाम में कौन सी संज्ञा होती है? प्रॉपर नाउन। अब फिर जैसे प्लेस की बात करें यानी स्थान, अब स्थान के नाम की बात करें, जैसे मैंने कहा जयपुर, मुंबई, तो ये क्या हो गए? स्थानों के नाम हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, दिल्ली, सीकर, फतेहपुर, तो ये क्या हो गए? स्थानों के नाम। फिर जैसे थिंग यानी वस्तु। अब जैसे वस्तु की बात करें तो जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, मार्कर पेन। अब ये एक वस्तु है लेकिन इसकी कंपनी होती है, उसकी जो कंपनी का उसका जो नाम है ना वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब जैसे ये रोलिटो का है, अब जैसे पेन होता है, पेन जैसे मोन्टेक्स, सेलो, अलग अलग कंपनियों के होते हैं। तो जो मोन्टेक्स उसका जो नाम है उसमें कौन सी नाउन होगी? प्रॉपर नाउन होगी। जैसे आपके पास बुक होती है इंग्लिश, हिंदी, अब ये उनके नाम है तो इंग्लिश में, हिंदी में सोशल साइंस, मैथ्स, है ना, संस्कृत, इनमें क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। यानी इनका जो नाम होता है उस नाम में कौन सी संज्ञा होती है? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये होती है प्रॉपर नाउन। ठीक है,
अब इसका दूसरा पार्ट, कॉमन नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉमन में नाउन में जो इसका दूसरा पार्ट है वो है कॉमन नाउन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए परिभाषा क्या होती है कॉमन नाउन की। ए नेम फॉर द सेम थिंग्स, ए नेम फॉर द सेम थिंग्स ऑफ सेम काइंड या क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ए नेम, एक नाम, फॉर द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीजों के लिए, ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। सेम काइंड क्लास का मतलब होता है एक ही जाति की चीजें, एक ही जाति की होनी चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए, उनको जो नाम दिया जाता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। हिंदी में बात करें तो यानी वो शब्द जो किसी एक संपूर्ण जाति का या एक संपूर्ण वर्ग का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा बॉय यानी लड़का। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने नाम लिखे थे राम, श्याम, रमेश, वो सब क्या है? लड़के हैं। लेकिन जब उनको उनके नाम से संबोधित किया जा रहा है तब तो हो गया प्रॉपर नाउन। अब बॉय उन सब की क्या होगी? क्लास यानी जाति, है ना। वो उनकी कास्ट को डिफाइन कर रहा है ना, उनकी काइंड को डिफाइन कर रहा है। जैसे मैंने कहा गर्ल, लड़की है। जैसे हमने पेन की बात की थी तो पेन, अब पेन तो बहुत सारे होते हैं, पेन में तो दुनिया के सारे पेन आ गए, है ना। अब जैसे मैंने कहा स्कूल, स्कूल यानी विद्यालय। अब विद्यालय तो बहुत होते हैं। अब जैसे मैंने एक किसी इंडिविजुअल किसी एक विद्यालय का नाम लेके आपको बताया तो आपका ध्यान उसी विद्यालय पे जाएगा, वहां तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ स्कूल की तो स्कूल तो बहुत सारे होते हैं। अब जैसे पेन की बात की, पेन तो बहुत सारे, बहुत सारी कंपनी होंगे, लेकिन उस कंपनी का नाम ले रहे हैं कि मोन्टेक्स का पेन है, सेलो का पेन है, तो मोन्टेक्स, सेलो, उनमें तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अब पेन की बात करें तो पेन हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि पेन में सारे पेन आ गए, है ना। वो जाति का बोध हो गया, पेन की पूरी जाति आ गई इसमें। ठीक है। जैसे मैंने कहा बुक यानी पुस्तक। अब पुस्तक में तो सारी पुस्तकें आ गई, इंग्लिश की भी पुस्तकें होती है, हिंदी की भी पुस्तकें होती है, और विषयों की भी पुस्तकें होती हैं, है ना। लेकिन उसका इंडिविजुअल नाम ले लिया गया कि मैंने कहा कि आपसे कहा कि भी इंग्लिश की बुक निकालिए आप, तो इंग्लिश नाम हो गया, आपका ध्यान सिर्फ इंग्लिश की ही बुक पे जाएगा उस समय, है ना। तो उस इंग्लिश नाम में तो कौन सी संज्ञा होगी? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अब इस सिर्फ बुक क्या होगा? इसमें तो सभी पुस्तकें आ गई, बुक जितनी भी होती हैं, तो ये बुक की क्या कर रही है? जाति वर्ग का, पूरी जाति वर्ग का हमें बोध करा रही है। इसलिए संपूर्ण जाति का जहां बोध होता है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, तो उसमें कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा होती है। क्लियर? गुड। अब तीसरी जो प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो देखिए, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, क्वालिटी स्टेट। इट इज द नेम, ये नाम होता है ऑफ क्वालिटी यानी अवस्था, एंड स्टेट यानी स्थिति, यानी गुण, दोष, भाव, इनका अगर हमें पता चलता है कि जिन शब्दों के माध्यम से, तो उन शब्दों में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होती है। अब जैसे हम क्वालिटी की बात करें यानी अवस्था, तो जैसे चाइल्डहुड मतलब बचपन, यंगनेस, है ना। फिर और जैसे वर्ड होते हैं, मालूम जो अब NWS नेस का अर्थ लगभग आप स्थिति से काउंट कर सकते हैं, इसमें लगभग क्वालिटी स्थिति आ जाती है, जैसे स्मार्टनेस, काइंडनेस। तो ये जो जितने प्रकार के वर्ड है ना, इन सब में कौन सी संज्ञा होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे गुडनेस यानी अच्छाई, ये व्यक्ति के गुण यानी भाव, उसके विचार होते हैं, है ना। तो उनमें कौन सी संज्ञा होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब जो नाउन का चौथा पार्ट है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल
नाउन, इसको हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी क्या परिभाषा होती है, ध्यान से देखिए। इट इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और ए substance out of which things are made, ये मटेरियल नाउन की परिभाषा होती है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। इट इज द नेम, ये संज्ञा नाम होती है किसका, और भी मटेरियल एक पदार्थ का, और ये सब्सटेंस यानी एक तत्व का, किसी पदार्थ या तत्व का नाम होती है। आउट ऑफ विच, जिनमें से या जिनसे थिंग्स आर मेड, वस्तुएं या चीजें बनाई जाती हैं, यानी वो पदार्थ या वो तत्व जिनसे कोई अन्य प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, वो जो पदार्थ होते हैं, वो जो तत्व होते हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। यानी उनसे कोई नई चीज बनती है। जैसे हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, अब जैसे ये रिंग है ना, तो ये रिंग सिल्वर से बनी है ना, तो ये क्या होगी, मटेरियल है, ये धातु है ना, तो इससे कोई चीज बन गई रिंग है ना। तो गोल्ड, सिल्वर ये धातुएं हैं, इनसे कोई अन्य इस प्रकार की चीजें बनती हैं, तो वो क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन के अंदर वो तरल पदार्थ भी आते हैं जो बहते हैं। जैसे बात करें वाटर यानी पानी, मिल्क, दूध, ऑयल, ये सब चीजें बहती हैं है ना, तो ये सब चीजें भी किसके अंदर काउंट की जाती हैं, मटेरियल नाउन के अंदर काउंट की जाती हैं। अब मटेरियल नाउन का एक जो सबसे बड़ा बेसमेंट होता है वो ये होता है कि मटेरियल नाउन लगभग नेचर बेस्ड होती हैं, यानी प्रकृति पर ही आधारित होते हैं। इनमें मनुष्य का बहुत ही कम रोल होता है, या फिर ऐसा कह दीजिए होता ही नहीं है। अब जैसे एक वर्ड मैंने कहा प्लास्टिक, अब प्लास्टिक से कोई चीज बन जाती है ना, तो ये प्लास्टिक वर्ड भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब इसका पांचवा प्रकार, पांचवा प्रकार है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। आपको एक बात बता दूं कि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये कॉमन नाउन का ही एक उपभेद है, यानी कॉमन नाउन में से ही निकली हुई नाउन है ये, है ना। तो कलेक्टिव नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इट इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन, it is the name of a collection of persons, things and animals. It is the name, ये नाम होता है ऑफ ए कलेक्शन, एक समूह का नाम होता है। वो पर्सन यानी कोई व्यक्तियों का समूह हो सकता है, थिंग्स किसी प्रकार की वस्तुओं का समूह हो सकता है, एंड एनिमल्स या किसी जानवरों का समूह हो सकता है। यानी समूह का मतलब कोई चीज दो या दो से ज्यादा है, वो ग्रुप हो गया है ना, तो वो जो चीजें होती हैं वो कलेक्टिव नाउन यानी समूह के अंदर गिनी जाती है। अब जैसे हम बात करें, जैसे टीम, अब टीम कई सदस्यों से मिलकर बनती है ना, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब जैसे कमेटी, जैसे कमेटी का गठन किया जाता है, तो कमेटी में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक कमेटी बनाते हैं, तो उसमें ये मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का एक क्या हो गया, समूह हो गया। तो कमेटी शब्द भी क्या हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन। फिर जैसे ज्यूरी ऑफ जजेस, है ना, जज मतलब बहुत सारे जज मिलकर कोई फैसला सुनाते हैं, तो वो ज्यूरी कहलाती है। तो वो एक नहीं होता, उसमें बहुत सारे जज बैठे होते हैं, है ना। जैसे आर्मी, अब सेना होती है तो वो बहुत सारे सैनिकों से मिलकर बनी है ना। तो ये जो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, टीम, कमेटी, ज्यूरी। जैसे क्राउड, भीड़ में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर भीड़ बनाते हैं, है ना, तो वो एक समूह हो गया। अब जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का एक गुच्छा। अब अंगूर होते हैं वो गुच्छे में होते हैं, है ना, बंच में, उनका एक समूह होता है, समूह में बहुत सारे अंगूर इकट्ठे होते हैं, तो ये जो बंच वर्ड है फिर ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपने पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं नाउन, उसके 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब ये नाउन के 5 प्रकार हो गए।
और नाउन के अंदर फिर हम दो चीजों का और अध्ययन कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में भी बता दूं। ये तो नाउन के थे काइंड यानी प्रकार। अब नाउन में हम दो और चीजों का अध्ययन करते हैं। एक होता है जेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं लिंग। तो इंग्लिश में जो जेंडर होता है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला जो है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा न्यूट्रल जेंडर। अंग्रेजी में चार प्रकार के जेंडर होते हैं। ये जेंडर टॉपिक नाउन में ही पढ़ते हैं। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग कहते हैं इसको हिंदी में। फिर है फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, फिर है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, और फिर है न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। अब आपको इनको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जिनसे सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता है। इनका पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे बॉय, ठीक है, जैसे लोयन शेर। अब बॉय लड़का, किसका बोध करा रहा है? सिर्फ पुरुष का बोध करा रहा है ना। तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, जिनसे सिर्फ स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे गर्ल, वुमेन, लोयनिश। इनसे आपको सिर्फ और सिर्फ स्त्री जाति का ही बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गए? फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जिससे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बोध होता है। वो जो शब्द जो पुल्लिंग में भी गिने जाते हैं और स्त्रीलिंग में भी। जैसे मैंने कहा टीचर। अब टीचर मैस्कुलिन भी होता है, टीचर फेमिनाइन भी होता है ना। पुरुष भी टीचर होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है ना। इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं? आपके कॉमन जेंडर में, यानी जिनसे दोनों का बोध हो, ठीक है। फिर न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग, जिनसे निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। वो चीजें न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आती हैं। जैसे बुक, पेन, चेयर, ये चीजें क्या होगी? न्यूट्रल जेंडर, यानी निर्जीव वस्तुओं का बोध जहां होता है वो न्यूट्रल जेंडर कहलाता है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत छोटे जीव जंतु भी आते हैं। अब मैं आपको जो प्रोनाउंस की बात करें तो थोड़ा सा वो बता दूं कि यहाँ कौन कौन से प्रोनाउन, जैसे पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट होता है उसमें कौन कौन से प्रोनाउन आप कौन से जेंडर के लिए काम में ले सकते हैं। तो मैस्कुलिन जो जेंडर है उसके लिए आप ही, हिज, हिम, ये जो प्रोनाउन है ये काम में आप ले सकते हैं। हिज, हिमसेल्फ, है ना, ये इस प्रकार के। फेमिनिन के लिए सी, हर, हर, हर्स और हरसेल्फ, ये आप प्रोनाउन काम में ले सकते हो। कॉमन जेंडर, कॉमन यानी उभयलिंग। अब इसमें बहुत सारे प्रोनाउन है, जैसे आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्वेज, यू, योवर, यू, योवर्स, योर सेल्फ, और दे, देयर, देम, देम सेल्वेज। ये जो सारे प्रोनाउन हैं वो कॉमन जेंडर में काम में लिए जाते हैं। और जो न्यूट्रल जेंडर होता है इसमें जो प्रोनाउन काम में लिए जाते हैं वो है इट, इट्स, इट्स और इटसेल्फ। ये जो प्रोनाउन है ये न्यूट्रल जेंडर के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये हो गया जेंडर, चार प्रकार के हो गए। मैस्कुलिन पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग, और कॉमन जेंडर उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसकलिंग। अब दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि एक चीज और पढ़ सकते हैं हम इसके अंदर, नाउन के अंदर, वो क्या होता है? वो होता है नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वचन। इंग्लिश में नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर, जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं, और दूसरा होता है प्लूरल, जिसको हिंदी में बहुवचन कहते हैं। जिससे सिर्फ एक ही चीज का बोध हो, सिर्फ सिंगल एक ही चीज का बोध हो, वो सिंगुलर यानी एक वचन कहलाता है। और दो या दो से अधिक चीजों का या वस्तुओं का जहां बोध होता है वो क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है। एक ही चीज का, एक ही वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सिंगुलर। और दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। इस प्रकार दो वचन होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। अब इनके भी कुछ नियम है कि भाई एक वचन का बहुवचन कैसे बनता है ना। वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एक वचन का बहुवचन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर,
नाउन। आशा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे आग्रह है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।